हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। आप सभी को पता है कि 8th क्लास की डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, तो 8th क्लास का जो साइंस का एग्ज़ाम है वो 13 मार्च को है आई थिंक। फिर भी आप लोग रीचेक कर लेना एक बारी। तो 8th के हम इम्पोर्टेंट चैप्टर की रिवीजन करेंगे। जैसे आज हम लेंगे फोर्स एंड प्रेशर। ये हम 1 क्लास में ही कंप्लीट करेंगे रिवाइज़ करने की, क्योंकि सिलेबस आप सभी का स्कूल्स में हो चुका है। जस्ट ये रिवीजन है, ठीक है, कि इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। मे बी आपको ये टफ भी लगता होगा क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर है ना ये, और एग्ज़ाम में इस टाइप के चैप्टर्स में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसी टाइप के चैप्टर लेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि बीच बीच में से छोड़ते हो तो आपके टॉपिक वहाँ पे स्किप हो जाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में आपको समझ नहीं आता, क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हो फिर क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है बच्चे, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम। हमारे चैप्टर का नेम है फोर्स एंड प्रेशर, हिंदी में आप जिसको बोलते हो बल तथा दाब। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम फोर्स को समझते हैं। यहाँ जो फोर्स का कंसेप्ट है ना, इससे पहले आपने 7th क्लास में भी किया है थोड़ा बहुत, है ना। हम कैसे पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है, स्लो मूव करता है ना। तो हम एक टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस टाइम पे कितनी डिस्टेंस कवर की है ना। तो वो चीज़ अगर हमें पता लग जाती है, तो जैसे कोई बॉल है ना, वो ग्राउंड पे रोल डाउन करती है, अपने आप वो स्लो हो जाती है, कभी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो उसका स्लो डाउन होना, फास्टर जाना, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होना, तो ये जो सारे कंसेप्ट हैं ये हमारे रिलेट करते हैं फोर्स के साथ। अब हम डेली लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। यहाँ डायग्राम में देखो हमारे पास क्या है। ये जो फर्स्ट डायग्राम है, यहाँ गोलकीपर ने ये गोल को सेव कर रहा है। सेकंड डायग्राम में क्या है, ये हॉकी प्लेयर है, ये फ्लिक कर रही है बॉल को, है ना। थर्ड डायग्राम में फील्डर है जो वो बॉल को स्टॉप कर रहा है। तो ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पे फोर्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। कैसे होता है बेसिकली, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, फोर्स यानी कि बल क्या होता है, किसी चीज़ को धक्का देना या अपनी तरफ खींचना। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं पुश और पुल, ठीक है, पुश और पुल। तो फोर्स को इसीलिए हम बोलते हैं पुश और पुल। तो कुछ भी ओपन करना, शट करना, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, ठीक है। तो ये जो टास्क होते हैं ये फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। किसी में हम पुल का एक्शन करते हैं, किसी में हम पुश का एक्शन करते हैं। तो ओवरऑल फोर्स की जब आप डेफिनेशन देते हो तो फोर्स की डेफिनेशन आपके पास यही आएगी। यहाँ पे देखिए, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। तो इस चैप्टर में फर्स्ट डेफिनेशन आपकी बन गई फोर्स की, और उसके एग्जाम्पल जैसे ऊपर अभी हमने किए। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि पुश क्या होता है, पुल क्या होता है। अगर मैं अब हमारी एवरीडे लाइफ की बात करूँ, आपने ना एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल समझना होता है, माइंड में उसी तरीके से फिट करना होता है, तब आपको साइंस ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अगर आप रट्टा मारोगे ना तो साइंस नहीं समझ आएगी, वो 1-2 दिन ही याद रहेगा। ठीक है, वो फिर जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो भूल जाओगे। जैसे आप लोग सुनो आप ध्यान से, मार्केट में जाते हो, आप देखते हो कि शॉप में एंटर करते हो, वहाँ पे जो गेट होते हैं वहाँ पे लिखा, किसी पे होता है पुश, कहीं पे होता है पुल, है ना। जब हम एंटर करते हैं तो बाहर की साइड हम देखते हैं पुश यानी कि धक्का देना, हम उसको धक्का देते हैं, ओपन हो जाता है, एंटर करते हैं। कहीं पे होगा पुल, पुल यानी कि हमें उसको अपनी तरफ खींचना होगा। ठीक है, वो होता है पुल जब हम अपनी तरफ करते हैं, और पुश होता है जब हम अपने से दूर करते हैं। ये कॉमन सा कंसेप्ट है बस। अब यहाँ ऊपर टेबल है, देखो इस टेबल में दिया है, सिचुएशन मेंशन कर रखी है, आपने एक्शन बताना है, वो पुशिंग का है, पुलिंग का है, पिकिंग का है, लिफ्टिंग का है। ठीक है, और फिर बताना है कि पुश पुल की कैटेगरी में आया या नहीं। जैसे ओपनिंग और शटिंग अ डोर, डोर को ओपन करना, अपने घर के डोर को ओपन करके देखो कैसे होगा, वो पुश का एक्शन है ना, वो जब डोर को हम ओपन करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अंदर की साइड से करते हो डोर को ओपन, वो क्या होता है, वो पुल का एक्शन होता है, हम अपनी साइड उसको खींचते होते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद है ये फुटबॉल प्लेयर टैकिंग अप, ये किक करते हैं, ये पुश करते हैं। क्रिकेट बॉल ये भी पुश करते हैं। ठीक है, ओपनिंग अ ड्रॉर, ड्रॉर को हम ओपन करते हैं, हम अपनी तरफ करते हैं ना जब ओपन करते हैं, तो वो पुल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर पुश पुल की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर है तो एग्जाम्पल में आप बिल्कुल अच्छे से कैटेगराइज कर पाओगे। ये हो गया फोर्स का कंसेप्ट। अब फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन वर्ड यहाँ पे क्या है, इंटर होता है आपस में, एक्शन होता है कोई भी काम। ठीक है, यानी कि हम क्या बोलते हैं यहाँ पे
कि जब कोई भी दो एक्शन हो रहे हैं और उनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वहाँ पुश हो रहा है, वहाँ पुल हो रहा है, इस सिचुएशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते होते हैं। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल दे रखा है, ये ना एक मैन इसके कार के पीछे खड़ा है। जब इसने इसको पुश किया, ये कार तभी आगे की तरफ गई है, यानी कि इस मैन ने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है ना, मोशन उसी डायरेक्शन में हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आता है कि जो मोशन है टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो गर्ल्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये पुश कर रही हैं एक दूसरे को, क्या कर रही हैं, ये पुश कर रही हैं। और थर्ड में क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं, यानी कि वो पुल कर रही हैं, है ना। और ये फोर्थ में है ये जो मैन है ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, यानी कि कहीं पुश कहीं पे पुल, यानी कि इंट्रैक्शन हो रही है वन ऑब्जेक्ट के अनदर ऑब्जेक्ट के साथ, और इसकी वजह से वहाँ पे फोर्स क्रिएट हो रहा है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो एन इंट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि फोर्स इज़ द कोज ऑफ इंट्रैक्शन। फोर्स किसकी वजह से होता है, जब इंट्रैक्शन होती है। अब फोर्स के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं हम। ये डायग्राम है, देखो ये ना एक्टिविटी दी है, यहाँ एक ब्लॉक है, पहले इसको एक पर्सन है जो वो इसको मूव करने की कोशिश करेगा बॉक्स को, लेकिन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉक्स हैवी है। फिर वो दो ट्राई करेंगे सेम डायरेक्शन में, वो मूव कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि फोर्स वहाँ पे डबल हो गया। जो बी डायग्राम है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसको, एक वन साइड है, दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट है, जैसे आप एक दूसरे के सामने फेस करके खड़े हो। ठीक है, तो क्या ये बॉक्स है जो मूव करेगा, ये नहीं मूव करेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से कि जो ए डायग्राम है उसमें सेम डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स वो ऐड हो गया दोनों का। ठीक है, और ऐड फोर्स हुआ इसीलिए वहाँ पे एक्शन हो गया, फोर्स ज़्यादा हो गया। ठीक है, बी डायग्राम में अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस है जो वो क्या हो जाता है, उनका डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अगर एक ने 10 न्यूटन लगाया था, दूसरे ने 8 लगा लिया, तो फोर्स क्या बचा, सिर्फ 2 न्यूटन। 2 न्यूटन इज़ नॉट एनफ फोर्स टू मूव दैट बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन हमारे पास ये निकलता है, देखो कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। और दूसरे केस में क्या होगा, देखो अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स ऑन इट इज़ द डिफरेंस। ये मैं जो लाइंस आपको बता रही हूँ ना, ये थोड़ा सा इजी सा करके उसको एक्सप्लेन करके फिर एक मेन लाइन बता रही हूँ, वही मेन लाइन इंपॉर्टेंट है, ये बाकी एक्सप्लेनेशन तो आपको उस पॉइंट तक लेके जाने के लिए है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास ये जो स्ट्रेंथ होती है, जो फोर्स है ना, इसको हम न्यूटन में मेज़र करते होते हैं। ठीक है, न्यूटन इसके यूनिट हैं। जैसे आप किसी चीज़ को, कोई वेट होता है ना, उसको किसी मतलब यूनिट में मेज़र करते हो, 2 kg 4 kg, कोई लेंथ होती है सेंटीमीटर मीटर, है ना, इसी तरह फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन। तो जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, उसको हम उसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया 10 न्यूटन वो 20 न्यूटन हो गया, दैट 20 न्यूटन इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। ओके बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास, अब फोर्स के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। जो फर्स्ट इफेक्ट है यहाँ पे, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, उसको रेस्ट में भी कर सकता है, अगर कोई रेस्ट में है तो उसको मोशन में भी कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम स्पीड को वो ज़ीरो तक लेके जा सकता है और ज़ीरो को वो मैक्सिमम तक लेके जा सकता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशन होती हैं एवरीडे लाइफ में। जैसे सपोज करते हैं कि गोलकीपर है, वो ड्राइव करता है या जंप अप करता है गोल को सेव करने के लिए, उसका एक्शन क्या होता है कि गोलकीपर फोर्स अप्लाई करता है मूविंग बॉल के ऊपर, और जो वो फोर्स अप्लाई करता है वो स्टॉप कर देता है बॉल को, है ना, अपना गोल बचाने के लिए, स्कोर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि गोलकीपर सक्सेस हुआ है स्टॉप करने में, और इसीलिए जो बॉल की स्पीड है वहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से कंक्लूजन आपका क्या निकलता है कि जो फोर्स है स्टेट ऑफ मोशन को वो क्या करता है, चेंज कर देता है हमारे पास। नेक्स्ट है, ये एग्जांपल और भी दे रखे हैं बच्चे, कर लेना ये एक्टिविटी। ठीक है, ऐसे तो आपने डिस्कस कर ही रखा है, चैप्टर समझ रखा होगा, एग्ज़ाम आ गए हैं आप लोगों के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन
ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने का मीनिंग क्या है कि पहले अगर वो ईस्ट में जा रहा था और उस पर आगे कोई फोर्स इस तरह से लगा कि वो वेस्ट में हो गया, दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि वो जिस डायरेक्शन में था ना उसमें ना होकर वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। इस तरह से जो वो मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है बच्चे। और या फिर स्पीड में चेंज होना या फिर दोनों में चेंज होना, उस चीज़ को हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन का मीनिंग सिंपल सा ये है कि पोजीशन है वो एक ऑब्जेक्ट की जो इसकी स्पीड को डिस्क्राइब करती है या डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। स्टेट ऑफ जीरो स्पीड भी हो सकती है वो, और वो स्टेट ऑफ मोशन भी हो सकती है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत देखा होगा। आप सारा दिन इतने मतलब बच्चे खेलते हैं, पार्क में जाते हैं, इतने सारे टॉयज़ होते हैं, किसी के मतलब थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फोर्स लगा दो वो टॉयज़ की शेप तभी चेंज हो जाती है, ठीक है। ये देखो हम इसको प्रेस डाउन करते हैं, सिचुएशन होती है, ये लंप ऑफ डफ की है ना प्लेट में। घर पे आपने देखा है किचन में आपकी मदर है जो आटा वो करते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग फिक्स किए होते हैं बाईसाइकिल सीट पे, जब बैठते हैं तो ये इसकी स्टेट को चेंज कर देते हैं, इसकी शेप को, ठीक है। ऐसे ही रबड़ बैंड सस्पेंड कर रखा है यहाँ पे। ये हमारा प्लास्टिक या मेटल स्केल है, दो ब्रिक्स के बीच में रख दिया, उसके ऊपर एक वेट रख दिया, तो उसकी स्ट्रेट से वो शेप है जो वो कर्व बन जाएगी, ठीक है। इस टाइप के एक दो एग्जाम्पल और आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। देखते हैं आपका माइंड कितना मतलब एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, अपनी एवरीडे लाइफ के लिखने हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि जो फोर्स है वो क्या करता है, शेप को चेंज कर देता है हमारे पास। तो ये सभी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद आपने बताना है कि हमें यहाँ से क्या पता चलता है। ये जो है ना पॉइंट, ये 5 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, और इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। और ये 5 के 5 पॉइंट बिल्कुल नोट कर लो, ये चीज़ एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। फोर्स की डेफिनेशन हो गई, फोर्स के इफ़ेक्ट हो गए। फोर्स के इफ़ेक्ट लिखोगे हेडिंग लिख के, 2 लाइन्स बता के कि स्टेट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन शेप, ठीक है। अभी इसको उसने समराइज़ कर रखा है। तो इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, ये फोर्स में मेक अ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से वो मूव कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, अबाउट अ चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये सब इफ़ेक्ट होते हैं हमारे पास फोर्स के। अब नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स के टाइप की बात करते हैं हम। तो फर्स्ट हम जिस कैटेगरी की बात करते हैं वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपने नॉर्मल सुना होगा, कॉन्टैक्ट में होना, किसी चीज़ के टच में होना, है ना। और इन द सेंस टच में होने का ये मीनिंग नहीं होता कि सिर्फ हम अपनी बॉडी के टच की बात करते हैं। वो टच और भी किसी तरीके से हो सकता है, जैसे वो रोप से टच हो सकता है ना, किसी स्टिक से टच हो सकता है। बात सिर्फ टच की है, जब वहाँ पे टच आ जाए ना किसी चीज़ का, किसी दूसरी चीज़ के थ्रो भी मतलब, तो वो भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आएगा। तो फर्स्ट है आपका इसमें मस्कुलर फोर्स, ठीक है। मस्कुलर फोर्स में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे एग्जांपल हम बात करते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, जैसे स्कूल बैग है आपका, आप वाटर की बकेट को लिफ्ट करते हो, तो फोर्स वो कहाँ से आता है, ये फोर्स हमारी मसल से आता है ना, हमारी मांसपेशियों से, है ना बच्चे। तो ये फोर्स होता है बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। और ये जो रिजल्टिंग फोर्स होता है ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स, जब हमारी मांसपेशियाँ काम करती हैं, दैट फोर्स इज़ नोन एज मस्कुलर फोर्स, ठीक है जी। मस्कुलर फोर्स की वजह से ही बहुत सारी एक्टिविटी, मूवमेंट की, बेंडिंग की हमारी बॉडी कर पाती है। जो फूड की डाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, जो फूड पुश होता है ये कैनाल की उससे, फूड पाइप से, तो क्या ये पूछ रहा है क्या वो भी मस्कुलर फोर्स होता है, ठीक है। लंग एक्सपेंड होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, इनहेल एक्सहेल का जो कंसेप्ट होता है। तो ये मसल्स आपने मतलब बतानी है कहाँ लोकेट होती हैं, इसके एग्जाम्पल पूछ रहा है, वो जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अब जो एनिमल्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं मस्कुलर फोर्स का अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। जैसे ये बुलक्स, हॉर्स, ये डोंकी वगैरह है ना, इनका हम यूज़ करते हैं ना वेट वगैरह लेके जाने के लिए, डोंकीज़ का, कैमल्स का, ठीक है। तो ये भी अपना मस्कुलर फोर्स है जो उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कैरी आउट करने के लिए अलग अलग टास्क को, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स है जो, उसको हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होंगे, इसीलिए मस्कुलर फोर्स का दूसरा नाम क्या है, कांटेक्ट फोर्सेस भी है, ठीक है बच्चे। इसी कैटेगरी में सेकंड है हमारे पास फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन क्या होता है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप में ही है। इसमें भी एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ना कोई ये कंसीडर करो, देखो सिचुएशन, आपने कोई बॉल को गिरा दिया ऐसे ग्राउंड पे। आप क्या देखते हो कि वो अपने आप धीरे धीरे स्लो हो जाती है और फिर एक टाइम आता है कि वो रुक जाती है, ठीक है। क्या आपने उसको रोका है? नहीं रोका आपने। उसको किसने रोका है? उसको फोर्स ने रोका है, और वो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। वो क्यों लगा? क्योंकि जो वो बॉल है वो अर्थ के कांटेक्ट में आ रही है, और वहाँ से अपोजिंग फोर्स है वो जो उसको मूव नहीं करने दे रहा, ठीक है। और वो अपोजिंग फोर्स क्या होता है हमारे पास? फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है जी। यानी कि ये नेक्स्ट है पैडलिंग, बाईसाइकिल की पैडलिंग की बात कर रहा है। जब हम उसको स्टॉप करते हैं धीरे धीरे रुक जाती है ना। ऐसे ही आपके कार स्कूटर, यानी कि जो स्टेट है ना, स्टेट ऑफ मोशन, वो चेंज हुई है ना। ऑब्जेक्ट की मोशन में थे और वो रेस्ट पे आ रहे हैं। तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है जी। जो बॉल और सरफेस ऑफ बॉल के बीच में लगा है, तो ग्राउंड ने क्या किया? मूविंग बॉल को रेस्ट पे लेके आया है, ठीक है बच्चे। इस तरह से ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसके लिए? फ्रिक्शन फोर्सेस के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट है, देखो ये मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट दिखा रखा है। एक मिनट, इसके ऊपर थ्योरी तो नहीं कुछ? हाँ, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात है यहाँ पे। देखो मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझा देती हूँ। ये ना दो बार मैग्नेट ले रखे हैं। ये ब्लू और रेड इसके पोल दिखाता है। दो पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो लाइक पोल होते हैं मैग्नेट के, वो रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भागना, ठीक है, दूर की तरफ जाना। यानी कि पुश का कंसेप्ट बोल सकते हैं हम, वहाँ पे दूर जा रहे हैं ना वो। और जो अपोजिट पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट हो गया पुल के टाइप। तो अट्रैक्शन सिमिलर टू पुल एंड रिपल्शन सिमिलर टू पुश, ठीक है बच्चे। तो जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें देखो, एक ही आपका रेड है, एक ब्लू है। यानी कि ये अनलाइक पोल है, अपोजिट पोल है। ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हालांकि ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, और फिर भी ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। आया कॉन्सेप्ट समझ में? यही हम बात कर रहे हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सा होता है? कि फोर्स विच अराइजेज विदाउट ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, कि ऑब्जेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, स्टिल द फोर्स इज एक्टिंग देयर। वहाँ पे फोर्स क्या कर रहा है? काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये देखो, अपोजिट जो पोल हैं वो अट्रैक्ट करेंगे एकदम से, और जो ये सेम है ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। ये इतनी दूर से भी अट्रैक्ट करता है। आयरन पीस को देख लो, मैग्नेट के साथ लगा के, काफ़ी दूर भी होगा फिर भी उसको अट्रैक्ट करेगा वो, ठीक है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल दिखा रखा है यहाँ पे। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास क्या होता है कि जो फोर्स मैग्नेट एक्सर्ट करता है ना, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट का ही एग्जाम्पल होता है। अच्छा, ये आयरन पीस वाला बता दिया, मेनली इसका यही करना है आपने, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी सीन, यानी कि अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश, अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश, ठीक है। अट्रैक्शन पुल होगा, रिपल्शन आपका पुश होगा। रट्टा नहीं मारना, क्रैमिंग करोगे कभी भी सक्सेस नहीं होगे। जैसे मैंने बताया ना, कंसेप्ट को समझो कि धक्का देना, दूर करना, दूर किस में करते हैं? पुश में करते हैं, और यहाँ पे रिपल्शन, ठीक है, इस तरह से करना। साइंस को रिलेट किया करो, रिलेट करके होती है साइंस, ठीक है। अभी 8th क्लास से बेस बनाने लग जाओगे, आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस कैटेगरी में नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका मेनली होता है चार्ज बॉडी की वजह से। जैसे ना आपने ये देखा है, जो ये स्ट्रो होती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये चार्ज हो जाती है। यही एग्जांपल दिखाया है, देखो ये स्ट्रो रबड़ है हमारे पास, पेपर को ये अट्रैक्ट करती है अनदर स्ट्रो के साथ, लेकिन रिपेल भी करती होती है। ये शीट ऑफ पेपर वाला एग्जाम्पल होता है, ये आपने देखा भी होगा, ठीक है। जैसे ये देखते हैं बच्चे, स्केल लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल की वो कर लेते हैं, और फिर पेपर बिट्स को देखते हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं, है ना। तो एक बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। दूसरी बॉडी चार्ज हो भी सकती है, वो अनचार्ज भी हो सकती है। एक आपने ये भी देखा होगा, विंटर्स में जब हम क्लॉथ निकालते हैं, डालते हैं हमारी बॉडी पे, वो एक फोर्स सा अट्रैक्ट करते हैं, हमें वहाँ से फील होता है, ठीक है। वो भी एग्जाम्पल यहीं आता है। यानी कि जो फोर्स एक्सर्ट होता है बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास इसी कैटेगरी में ग्रेविटेशनल फोर्स।
अच्छा, एक बारी थोड़ा सा समराइज़ कर लो। ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स था पहले हमने उसको किया था। कॉन्टैक्ट फोर्स की हमने 2 टाइप की बात की थी। फर्स्ट आपके पास वहाँ पे कौन सा था, मस्कुलर फोर्स। सेकंड हमारे पास कौन सा था, फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसकी हम टाइप में बात कर रहे हैं। हमने कर लिया यहाँ पे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड हमारे पास है यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स होता है ड्यू टू ग्रेविटी। आपने देखा है कि जो फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होती हैं, वो हमेशा नीचे की साइड ही गिरती हैं। कभी देखा है कि वो टूट के और ऊपर की साइड चली गई हों? नहीं होता ना ऐसा भी। तो ये क्यों होता है, दिस इज़ ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के कारण होता है। यानी कि थिंग्स और ऑब्जेक्ट है ना, जो जब वो फॉल करते हैं टुवार्ड्स द अर्थ, ठीक है, क्योंकि अर्थ है जो उनको पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर सिंपली हम ग्रेविटी बोलते हैं। और पुल करना, खींचना, यानी कि ये हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो एक्ट करता है सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है जी। हम सभी के ऊपर ऑब्जेक्ट करता है, ओके। जैसे वाटर का फ्लो होता है ग्राउंड की तरफ, जैसे ही हम टैप को ओपन करते हैं, रिवर में जो वाटर है वो डाउनवर्ड फॉल करता है, वो भी ग्रेविटी फोर्स की वजह से है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास था ग्रेविटेशन फोर्स, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर का कंसेप्ट। चैप्टर का नेम ही यही था ना, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स वाला कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर होता है दाब। दाब का मीनिंग क्या है, देखो, एक ना गिवन कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं उसको कई तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो फोर्स है हम कैसे उसका एरिया डिसाइड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। इसने एक नेल लिया है वुडन प्लैंक में, ये इसको पुश कर रहा है। ये नेल कैसी है, आगे से इसका सरफेस है जो वो ब्रॉड है। अब उसने दूसरे मतलब इसी को दिखा रखा होगा, नहीं दिखाया, लेकिन समझो आप, जब इसी नेल को ना उसने ले लिया, किस तरीके से लेते हैं उस नेल को, कि जो उसका एरिया है वो आगे से शार्प है, ठीक है, एरिया उसका हमने कम कर दिया। नेल को हमने पुश किया वुडन प्लैंक में इसके हेड की साइड से, तो अब हम सक्सीड नहीं होंगे। लेकिन जब हम पुश करते हैं पॉइंटेड एंड की तरफ से तब हम सक्सीड होंगे, बिकॉज एरिया का इफेक्ट होगा, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स है, जब हम बोलते हैं एरिया के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसका, तो वो होता है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का मीनिंग क्या है कि एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे पॉइंटेड एंड हो गया नेल का हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो ये आपका प्रेशर हो गया। प्रेशर के यूनिट होते हैं पास्कल, जैसे फोर्स के मैंने आपको बताए थे न्यूटन, या फिर आप ये फोर्स पर यूनिट एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो यहाँ से। उसके बाद है जो, ये तो हमने नॉर्मल प्रेशर की बात कर ली। अब प्रेशर का कंसेप्ट है लिक्विड और गैसेस के केस में। यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, ये आप परफॉर्म कर भी सकते हो, नहीं भी, ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए होती हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम कंसेप्ट को डायरेक्ट समराइज ही कर रहे हैं ना, अभी इतना टाइम नहीं है, एग्ज़ाम आ गए हैं आपके। जब मैं नेक्स्ट क्लास के लिए सिलेबस करवाऊंगी उसमें एक एक चीज़ को डिटेल से बताएंगे, ठीक है। जैसे अब आपकी तो 9th है, तो 9th की एक एक चैप्टर को अच्छे से डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिक्विड है ना वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। यही बताना था हमने कि जो फोर्स है, मतलब जो प्रेशर है, क्या वो एक्सर्ट होता है, ठीक है। और जो गैसेज होती हैं वो भी एक्सर्ट करती हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे हमें पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में सभी साइड पे क्या है, एयर है, ठीक है। और जो वो एयर का एनवलोप है उसको ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और जो वो एटमॉस्फेरिक एयर है ना वो बहुत हाइट तक है, कई किलोमीटर तक है वो। और जो भी हमारा वो एयर जो हमारा प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हाँ, वो जो एयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि अगर हम यूनिट एरिया को इमेजिन करते हैं और एक लॉन्ग सिलेंडर स्टैंड करते हैं एयर के साथ जो फील्ड है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा एयर पे, इस सिलेंडर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये दिखा रखा है डायग्राम में, ठीक है बच्चे। उसके बाद है ये आपके रबड़ सकर का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटी स्कूल में मतलब लैब में परफॉर्म भी करवा देते हैं, जो पॉसिबल होता है। नहीं पॉसिबल होता वो आपको घर पे भी कुछ करने के लिए थोड़ा बहुत दे भी देते हैं जैसे। उसके बाद है यहाँ पे ये फोर्स एयर कॉलम की वजह से हाइट और एरिया ये याद कर लेना, ठीक है। ये इक्वल होता है इसके 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, इसके फिगर के अकॉर्डिंग ये बता रखे हैं।
और इक्वल होता है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। किसी ऑब्जेक्ट का मास इतना दे रखा है तो हमारे पास क्या है, हम इस फोर्स के नीचे मतलब ये क्रश क्यों नहीं होता है, तो ये क्यों नहीं होता, प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसको वो क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। ठीक है, तो ये प्रेशर का कंसेप्ट था आपके पास। अब यहाँ से लास्ट में ध्यान से सुनो बात, चैप्टर में करना क्या आपने, सबसे पहले आपने करनी है फोर्स की डेफिनेशन, फिर आपने करने हैं फोर्स के इफ़ेक्ट, यही स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, ठीक है, शेप को चेंज करता है, एक दो एग्जाम्पल कर लेने हैं। फिर आपने करना है यहाँ पे ये वाले पॉइंट थे जो ये वाले, ध्यान से करना है बच्चे। नेक्स्ट आपने करना है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप, जैसे मस्कुलर एंड फ्रिक्शन था। फिर आपने नॉन कॉन्टैक्ट, इसके टाइप इन द सेंस आपने ऐसे करने हैं, उसकी डेफिनेशन करनी है और उसके एक या दो एग्जाम्पल कर लेने हैं। क्वेश्चन दो दो नंबर में ऐसे ही आएंगे, डिफाइन फ्रिक्शन विद एग्जाम्पल, व्हाट यू मीन बाय नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, इस तरह से आएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन आ जाएगी, बता देना फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इजी चैप्टर है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी बच्चे किसी को भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, और कमेंट बॉक्स में अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट चैप्टर हम कल कौन सा करें, जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है वो मुझे बता देना। मैक्सिमम जो भी कमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। और अब ये इसके क्वेश्चन आंसर की बात आती है, एक यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेरे हिसाब से तो ईजी हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने तो पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ करवा दिया है आपको। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छे से उसको सुना है। अब देखो एग्जाम्पल पूछ रखे हैं बस, पुश और पुल, स्टेट ऑफ मोशन, शेप चेंज करने के, ठीक है। ये बता रखा है कि चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्या करती है ना। नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि सेम पोल हो गए, सेम पोल रिपेल करते हैं, ठीक है बच्चे। सिंपल से एग्जाम्पल हैं, कोई इतनी खास बात नहीं है। जो 10th क्वेश्चन है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर भी किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट आए मुझे बता देना, मैं शॉर्ट बना के डाल दूँगी कल को दिन में एक बारी, लेकिन बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट कर दिया करो, वैसे मुझे क्या पता लगेगा आपको कहाँ डाउट है, कितना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, समझ आता है वो भी लिखना है कि मैम चैप्टर क्लियर हो गया, अच्छा करवाया था या नहीं करवाया था, ठीक है बच्चे। जब आप मेरे साथ इंटरेक्ट होगे तभी मुझे पता चलेगा कि ये बच्चे 8th क्लास में हैं, ये बच्चे कनेक्टेड हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं फ़र्दर आपका 9th के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। HBSC के ज़्यादा हैं, ये CBSE के ज़्यादा हैं, ठीक है। थोड़ा मीडियम का भी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि साथ के साथ हिंदी मीडियम में भी हो पाए। नेक्स्ट जो उससे जब चैप्टर वाइज करवाएंगे ना, तो तब कोशिश करूँगी मैं कि साथ में एक हिंदी मीडियम की बुक भी रखूँ, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश भी इतना कोई टफ नहीं, लेकिन होता ही है, चलो बच्चे जो हिंदी मीडियम में हैं स्टार्टिंग से कॉन्टीन्यूसली, तो चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। फिर भी मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।